जय हिंद फ्रेंड्स। आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्या था मामला, इसका क्या इसे ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। इसके बारे में जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि मामला क्या था और कैसे करके इसको डील किया गया था और क्या फैसला आया था। कहा जाता है कि इस फैसले के बाद जो है संसद के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी संविधान संशोधन को लेकर के। तो जानेंगे इस वीडियो में ये सब कुछ। वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि मामला क्या था। तो देखते हैं। इस मामले में केशवानंद भारती पिटिशनर थे, केरल राज्य प्रतिवादी थी। प्रतिवादी वो होते हैं जिनके ऊपर की पिटिशन डाला जाता है और पिटिशनर वो होते हैं जो कि पिटिशन दायर करते हैं, मतलब डालते हैं। तो केशवानंद भारती कासरगोड जिला एक है केरल में स्थित। उसमें एक कोई महंत है, एडनीर मठ करके नाम है उस मठ का। उसके महंत थे केशवानंद भारती। मठ के नाम पे कुछ ज़मीन थी। 1969 में केरल सरकार ने केरल भूमि सुधार कानून 1963 में बदलाव करते हुए केरल लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट को पास किया। इस कानून की न्यायिक समीक्षा ना हो सकी, इसलिए इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। 9वीं अनुसूची में क्या है और कैसे है, ये सब कुछ हम लोग अलग वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम लोग केशवानंद भारती पे फोकस करते हैं। इस कानून के तहत राज्य सरकार एडनीर मठ से जुड़ी कुछ ज़मीन थी जिसको कि अधिग्रहण कर लिया था। मतलब केरल की जो सरकार थी, उस केशवानंद भारती का एक मठ था जिसका नाम एडनीर मठ था। उसकी कुछ ज़मीनें थी जिसको कि केरल राज्य की सरकार अपने अंडर में ले ली थी और इसे अधिग्रहण कर लिया था। उसके बाद केशवानंद भारती ने इस मामले को देखा कि हमारी ज़मीन छीन ली गई है, तो उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन दायर कर दिया। मामला अभी शीर्ष अदालत में चल ही रहा था। रिट का पिटीशन जो डाले थे वो चल ही रहा था। तब तक जो है सरकार जो है कुछ नया अमेंडमेंट लेते आई 1971 में, लैंड रिफॉर्मेंट। तो फिर आगे मामला हुआ क्या, ये जानेंगे। किस किस मामले को लेकर के इन्होंने पिटीशन डाला था केशवानंद भारती ने, ये भी जानेंगे आगे वीडियो में। और आगे ये भी जानेंगे कि फैसला क्या आया था। हालांकि ये केशवानंद भारती हार चुके थे, लेकिन इसका फैसला जानना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग केशवानंद भारती किस आधार पर चुनौती दे रहे थे केरल की सरकार को। भारती ने मठ की ज़मीन को अधिग्रहण के आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन डाली थी। उन्होंने संविधान में इस मामले के अधिकारों को लागू करने की मांग की थी। तो 32 आर्टिकल का जो अधिकार था उसको चलाने के लिए, लागू करने के लिए उन्होंने मांग किया था सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 14 में है समानता का अधिकार। आर्टिकल 19(1) में है संपत्ति हासिल करने का अधिकार। आर्टिकल 25 में धर्म के मामले में उनके प्रचार का अधिकार। और आर्टिकल 26 में धार्मिक मामले की देखरेख का अधिकार। और आर्टिकल 31 में था प्रॉपर्टी का अधिकार। तो ये जो था ना धार्मिक मामले में देखरेख का अधिकार, तो ये तो मठाधिपति हैं तो वो देखरेख करेंगे ही। और आर्टिकल 31 पहले था प्रॉपर्टी का अधिकार, तो वो पहले हुआ करता था। उसके बाद फिर अमेंडमेंट आकर के फिर से इसको दोबारा इसे डाल दिया गया है आर्टिकल 300 में। 44 अमेंडमेंट आया था 1978 में। उसके बाद ये आर्टिकल 300 में आ गया है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी वाला। तो अब हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि फैसला क्या आया इस मामले में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैसला जानना इसके बारे में। हालांकि केशवानंद भारती तो ये केस हार गए थे, लेकिन इसका फैसला इसलिए जानना ज़रूरी है कि सबसे बड़ी बेंच की अभी तक में बैठक हुई है इस फैसले को लेकर के। तो इसमें जो है 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें से कि 7 और 6 के बहुमत से फैसला आया था। 7 केरल राज्य की सरकार के हक में गया था और 6 बहुमत जो है इनके हक में आया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया कि आर्टिकल 368 के तहत केंद्र का जो संशोधन का अधिकार है उसे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी संरचना में बदलाव का अधिकार नहीं है, ताकि उसकी पहचान न बदले। मतलब है कि संसद के पास ये तो राइट है कि हम जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में।
क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, बुनियादी संरचना में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में से बाहर नहीं है। मतलब 9वीं अनुसूची में जितना भी रूल है, जितना भी कानून है, वो भी जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। मतलब कि उसके ऊपर भी जो है सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, उसमें भी फैसला सुना सकती है सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक समीक्षा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। उन्हें भी बेसिक स्ट्रक्चर की कसौटी से गुजरना पड़े, कसौटी से कसा जाएगा। मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका, वो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता। हाँ, कुछ नया चीज़ जोड़ना है तो वो हम जोड़ सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट ला करके और नया चीज़ बदलाव करना है कुछ, तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। बेंचों में तत्कालीन CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SM सिकरी थे। उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे तत्कालिक रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो SM सिकरी थे। उनके अलावा जस्टिस JM सेतल, KS होगड़े, NS ग्रोवर, NN रे, ये सब भी जज थे, और भी जज थे, 13 जज थे। तो कुल मिला के ये जानना है हम लोगों को मेनली कि 13 जजों के बेंच थी, जिसमें से कि 7-6 की बहुमत से फैसला आया था। 7 जजों का मत था केरल सरकार की ओर, 6 जजों का मत था केशवानंद भारती की ओर। और दूसरा चीज़, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जानना कि सबसे लंबी जजों की बेंच जो थी इसी मामले में बैठी है अभी तक में। तो ये जानना सबसे बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई भी संसद नहीं कर सकती, कोई भी जज नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंजिंग कभी नहीं हो सकता। तो इन्हीं बातों के साथ अब हम लोग अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।